और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रिटन और दूसरा प्रैक्टिकल। एक रिटन एग्जाम होगा हमारा, जो कि हमारा मेन एग्जाम जिसको अपन बोर्ड एग्जाम कहते हैं, और एक इंटरनल है अपना, दिस इज प्रैक्टिकल। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो अकाउंट्स हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से रिटन एग्जाम कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स, और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। अब आपके पास 3 बुक दे रखी है, अगर टीएस ग्रेवाल की बात करें, है ना, मेरे को तो वही याद रहती है, और वैसे भी अगर चैप्टर वाइज भी चलेंगे तो टॉपिक्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनकी बुक्स कैसे बनाए। अभी तक तो आपने 11th क्लास में किसकी बुक्स बनाना सीखा, सोल प्रोप्राइटर। अब हम सीखेंगे पार्टनरशिप की, अब हम सीखेंगे कंपनी की बुक्स कैसे बनाए, और हम ऐसे भी सीखेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनकी बुक्स हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके बाद हम सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स। फिर अपन सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर इनके भी मार्क्स की बात कर लें तो एनपीओ है 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप 30 मार्क्स, कंपनी 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके पास पार्ट ए होता है पेपर के अंदर, ये आपके पास पार्ट बी, और मैंने आप लोगों को बताया पार्ट बी और पार्ट सी में होती है। पार्ट सी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, जिसमें चॉइस होती है आपके पास पार्ट बी में और पार्ट सी में, बट स्कूल्स में सब जगह यही चल रहा होता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि पेपर में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी लिखा हुआ आएगा। आपके पास जब पेपर आएगा बोर्ड का तो उसमें तीनों सेक्शन होंगे, पार्ट ए भी, पार्ट बी भी और पार्ट सी भी होगा। पार्ट बी और पार्ट सी में से एक अटेम्प्ट करना होता है। अब वो स्कूल्स में क्योंकि पढ़ाते यही है तो बच्चे करते भी यही, ठीक है। फिर मैंने एक बात बताई आपको कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, यही वाली जो किताब है वो आपके पास यहाँ प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। और प्रैक्टिकल के अंदर भी अगर मैं बताऊं तो आपको एक रिटन एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। एक आपके पास प्रोजेक्ट आपको फाइल बनानी पड़ेगी फॉर्मेलिटी के लिए, 4 नंबर, और आपको वाइवा भी होगा आपके पास 4 मार्क्स, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा अगर टाइम लगने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस चैप्टर पे कितना कितना टाइम लगने वाला है, और टॉपिक क्या क्या है हमारे पास, जिससे कि क्या है कि कभी भी कोई बात चले तो आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्कूल के अंदर भी। एनपीओ की बात करते हैं। एनपीओ अकेला 10 मार्क्स का चैप्टर है, 10 दिन हमें चाहिए होते हैं। कितने दिन लगेंगे इसमें, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। 15 डेज के अंदर 10 नंबर अपने पॉकेट में, 101%। वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको स्कोर कर सकता है। स्कूल के हिसाब से आपको बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, टीचर्स इसको बहुत मुश्किल बताते हैं। जब ये 11th क्लास में हुआ करता था ये चैप्टर, तो टीचर्स छुड़वा दिया करते थे। यह कुछ टाइम बीच में 11th में रहा है, हमारे टाइम 12th में होता था, बीच में फिर ये 11th हुआ, और अब ये फिर दोबारा से 12th में डाल दिया गया, ठीक है। तो टीचर्स थोड़ा घबराते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करके करो। इसमें 4 टॉपिक्स हैं एक्चुअल में। इस पूरे चैप्टर को एक साथ नहीं करेंगे कि भाई एक चैप्टर पूरा है, एक क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट सीखना है, नहीं। उसको ब्रेक कर लेते हैं 4 टुकड़ों में, और पहले इंडिविजुअल पार्ट्स के ऊपर अपन मेहनत करेंगे, एक एक पार्ट पे एक एक 2-2 दिन लगाएंगे, और उसके बाद पूरे क्वेश्चंस एक साथ फिर आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 15 दिन के अंदर 101% हर बच्चे के 10 नंबर दिलवा सकता हूं, ये मेरी गारंटी है, इस चीज में कोई टेंशन नहीं। सबसे जो लंबा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी की है, 30 मार्क्स। सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक भी यही है। इसके क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, इवैल्यूएशन बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, देन बैलेंस शीट बनाओगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्कूल में टीचर्स इसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं और मैं आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मेरी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी पेस स्लो लग सकती है, लेकिन आपको स्कूल वालों से पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
स्कूल वाले इसमें ना 4-5 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर क्या आएंगे पार्टनरशिप अकाउंट के, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं ना, आज अपने को टाइम पास करना है, लेकिन टाइम पास भी थोड़ा अच्छे से करना है, टाइम पास ही करना है ना, सारे कुछ नहीं आए हैं कुछ लोग, तो अपन आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को नॉलेज मिले ऐसी चीज। सबसे पहला चैप्टर है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक चीजें हैं कि एक पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करें। नॉर्मल सर्कमस्टांस में 3-4 लोग हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बिजनेस वो ऑपरेट करते चले जा रहे हैं, 4 लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, बिजनेस चल रहा है, तो उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? किस में दे रखा है आपके पास? चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा आपके पास दे रखा है एक गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालें? एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है हमारे पास, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जो बड़े क्वेश्चंस जो बाद वाले चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस में भी ये कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, बहुत बेसिक आता है। 3 मेथड्स हैं हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, ये भी आपके पास में छोटा सा ही है, लेकिन आपको ये गुडविल समझ में आना चाहिए। और ये 12th क्लास में पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन बिना गुडविल के ट्रीटमेंट के होगा ही नहीं। हर क्वेश्चन के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। बट स्कूल में एक बार टीचर से ये जरूर पूछ लेना कि सर गुडविल होती क्या है और गुडविल को हम हर सवाल में क्यों ट्रीट करते हैं। ये रीजन वो आपको नहीं दे पाएंगे, बट वो आपको ये जरूर सिखाएंगे कि अच्छा बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनर टू लूजर या गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्लियर है? सब अपने अपने अंदाज में इसको समझाते हैं। तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है अपने पास चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 पार्टनर थे ए बी सी, पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 के अंदर, और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब से हम अपना रेशियो क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे, 1:1:1। दिस इज नोन एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो का मतलब आ गया ना कि प्रॉफिट जिस रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस रेशियो को अपन क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कि अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं पार्टनर्स, तब हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये वाला चैप्टर आपको ये सीखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर चैप्टर नंबर 4 इसके बाद आएगा आपके पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक चैप्टर आएगा आपके पास एडमिशन ऑफ अ, कि अगर 2 पार्टनर थे ए और बी, अब सी पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे करेंगे, ये हमें सीखना पड़ेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा रिटायरमेंट और डेथ। देखो एडमिशन में तो क्या था, ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में शेयर कर रहे थे, सी आ गया 1/6 शेयर, ये था एडमिशन। और रिटायरमेंट में या डेथ में क्या होगा बताइए जरा? इसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं आपके पास, ए बी और सी। बी रिटायर हो रहा है या बी की डेथ, तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये हम यहां से। और एक चैप्टर और आएगा इसमें लास्ट, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ। ये टोटल पार्टनरशिप में इतने आपके पास कॉन्सेप्ट्स अपने को पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे लंबा कौन सा टॉपिक है आपके पास? पार्टनरशिप ही है। ये सारा एक तरफ और बाकी सारा सिलेबस एक तरफ, ये ऐसा। तो पार्टनरशिप आपको थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, मैं इसको कैसे पढ़ाने वाला हूं वो समझ। मैं इसको टॉपिक में समझाता हूं। मेरे लिए पूरी पार्टनरशिप में सिर्फ 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक आपके पास में जो आता है दैट इज ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है। दूसरा इसमें आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits
और लॉसेस। तीसरा आता है इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ इसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कुछ समझने वाली चीज नहीं, कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, जो बस बता रहा हूं उसको सुन लो, करना क्या। ये 4 टॉपिक में मैं पढ़ाता हूं। ये 4 टॉपिक जैसे मैं आपको कवर कराऊंगा, अगर मैं इसको वैसे कवर करूं तो एक दिन में भी हो सकता है, वैसे एक एक दिन में करके 4 दिन में मैं आपको ये 4 टॉपिक करा दूं, उसके बाद ये सारे चैप्टर आपसे हो जाएंगे। सोचो आप, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं, और वो हर क्वेश्चन में आपको अलग। चेंज इन पीएसआर में भी यही चीज पढ़नी है अपने को, फिर एडमिशन में भी यही चीज पढ़नी है, रिटायरमेंट में भी वही चीज पढ़नी है, और टीचर उसको बार बार पढ़ाते रहेंगे उसी हिसाब से। और बच्चा कंफ्यूज, यार उस चैप्टर में भी कुछ ऐसा था, इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा है, अगले वाले में भी कुछ ऐसा है, वहां कुछ थोड़ा चेंज हो रहा था, यहाँ कुछ और चेंज हो रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता करना क्या। लेकिन अगर उसको पहले ही समझा दिया जाए कि ट्रीटमेंट इसका ऐसा होगा और सारे चैप्टर्स में ऐसा होगा, या इस चैप्टर में ये चेंज होगा, तो वो अपने आप ही कर लेता है। तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे जो कि बहुत आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको समझा दी हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये तकरीबन 5 नंबर का आपके पास ये चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले अपने को सीखने को मिलेगा यहां पर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? तो हमने क्या कहा, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने क्या किया है, एग्रीड, हु हैव एग्रीड, किस बात पर, टू शेयर द प्रॉफिट्स, किसके, ऑफ अ बिजनेस, जिसको कौन चलाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन दी किसने, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब समझते हैं एक एक पॉइंट। अगला पॉइंट आएगा आपके पास नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी चीजें अपन डेली पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो जरा, पहला पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। जब यहां पर जो ये वर्ड लगा है आपके पास पर्सन्स, दैट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा। तो अपन के पास पहली कैरेक्टरिस्टिक बनती है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम कितने लोग होने चाहिए साथ में, 2 या 2 से ज्यादा। इसके अंदर 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा मिनिमम पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने पार्टनर्स चाहिए, कम से कम 2, और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। ये जो 50 की रेस्ट्रिक्शन है, ये लगाई किसने है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मुझे बताओ, एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर हम चाहें कि पार्टनरशिप बनाए, तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अपन, 50। लेकिन ये 50 की रेस्ट्रिक्शन कौन से एक्ट ने लगाई, कौन से कानून ने लगाई, बताइए भाई, क्या लगता है
कि ये किसने कहा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते? ये किसने कहा होगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मैं आपको बताऊं, हर चीज के लिए एक कानून बना होता है। जैसे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के लिए अलग से एक एक्ट बना होगा, ट्रैफिक रूल्स एक्ट। इसी तरीके से आपके पास हर चीज के लिए कानून है ना। तो जैसे आपके पास कंपनीज के ऊपर अलग लगता है कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग से एक्ट पड़ा होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है ना, इसमें हमेशा ए बड़ा होता है, ध्यान रखना, ये छोटा नहीं होता, कैप्स में होता है। इसका मतलब होता है कानून। और कानून बनता कैसे पता है? कानून बनता कैसे, कौन बनाता है कानून, बोलो? पार्लियामेंट। कुछ पावर, वैसे कानून के लिए ना कुछ पावर्स आपने बचपन में पढ़ी होंगी 6th या 7th क्लास में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, मतलब एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट बना सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, तो एक्ट बनते हैं। जैसे आपको पता है पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, पता है आप लोगों को? ये सब चीजें जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही। लोअर हाउस होता है एक लोकसभा, और दूसरा होता है अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा वाले होते हैं, ठीक है। राज्यसभा तो वैसे गवर्नर से अपॉइंट वैसे करते हैं, फिर ये लोग अपॉइंट करते हैं। तो जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाए, पहले कोई भी बिल जाता है किसमें? लोकसभा में। फिर वो बिल लोकसभा से पास होने के बाद वो किस में जाता है? राज्यसभा। और जब वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है, तब वो आपके पास प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तब जाकर वो बनता है कानून एक्ट। क्लियर है? और जब ये लिखा होता है ना, यहाँ पे ईयर लिखा होता है, तो ये वो ईयर होता है जिस साल के अंदर ये कानून बना है, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट, जिस साल में बना है। तो पार्टनरशिप के लिए एक्ट कब बना आपके पास? दैट इज 1932। ये बात समझ में आई यहां तक? तो मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप क्या है? मैंने आपसे बताया था लाइफ पार्टनर, कहा था ना लाइफ पार्टनर। तो वो भी आपके पास में, तो हमने कहा था रिश्ता है किनके बीच? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच। तो मिनिमम कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड है? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। लेकिन अगला सवाल क्या पूछा कि 50 की जो रेस्ट्रिक्शन है, ये कौन से एक्ट ने कहा कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते हैं? बताओ जरा, कौन से कानून ने? बच्चा क्या सोचता है, सर ये तो पार्टनरशिप चल रही है तो कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यही गड़बड़ करता है और इसीलिए सीबीएसई 1 नंबर में सवाल पूछती है। क्लियर है? तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि ये कंपनीज एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई, पार्टनरशिप ने नहीं लगाई। किसने लगाई? कंपनीज एक्ट 2013। ये पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म कैसी हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ये किसने रेस्ट्रिक्शन लगाई? 1 नंबर का सवाल है, कंपनीज एक्ट 2013। आगे चलते हैं। हमने कहा था ये 2 लोगों के बीच, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच रिश्ता है। जैसे कि आपके पास लाइफ पार्टनरशिप होती है, वैसे भी वहां पर बस 2 ही हो सकते हैं, यहाँ पे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड, एग्रीड से क्या आया? एग्रीमेंट। देखो जिन्होंने सहमति जताई हो, तो वचन लेते हैं ना साथ में, शादी में, वही वाली बात है। तो हमने कहा हु हैव एग्रीड, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास, दैट इज एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट। इसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा? सहमति होनी चाहिए। जब 2 लोग मिलकर सहमत होंगे इस बात पे कि अच्छा हमें बिजनेस करना है, तभी तो पार्टनरशिप बनेगी। क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? बताओ जरा, क्या किसी कानून में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन की जाके हम फॉर्म बना रहे हैं और अब हम इसको रजिस्टर करवाएं, क्या जरूरी है? नहीं। 11th क्लास में थोड़ा बहुत आप पढ़कर आए बीएसटी। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हम यहाँ पे बैठे बैठे पार्टनरशिप बना सकते हैं? यस। क्या करके? क्या करके? एग्रीमेंट करके। अगर हम सारे
एग्री कर लें कोई पर्टिकुलर टर्म्स पे तो हम क्या कर लेंगे, वो आपके पास बन जाएगा। तो अपने कहा पार्टनरशिप, क्या हम बैठे बैठे पार्टनरशिप बना सकते हैं? यस, हम बैठे बैठे भी पार्टनरशिप बना सकते हैं। लेकिन अब अगली बात, सर क्या रिटर्न में ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा अपने को, या ओरल भी बैठे बैठे बात बन सकती है? बन सकती है। ये सब तो पढ़ लिया होगा ना स्कूल में, स्कूल से मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। तो अपन कहते हैं पार्टनरशिप comes into existence through an agreement। एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप बनती है, नोट बाय स्टेटस। स्टेटस से क्या बनता है? एचयूएफ। एचयूएफ पता क्या होता है, बताइए? एचयूएफ एचयूएफ पता है आप लोगों को? बताओ यार, कुछ तो बोलो। क्लास ऐसे रहेगी तो फिर कहोगे सर आपने बोर कर दिया हमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा है ना 11th क्लास में बीएसटी में। तो एचयूएफ कैसे बनती है बताओ? एचयूएफ कैसे बनती है? क्या बनानी पड़ती है एचयूएफ हमें? डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली बनती है? कैसे बताओ? अगर दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है आपके पास, तो उस सिचुएशन में जैसे उनके चाइल्ड होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? एचयूएफ। कहीं पर कोई एग्रीमेंट करने की, कोई रजिस्ट्रेशन की, ये अपने स्टेटस से बनती है एचयूएफ। तो हम कहते हैं यहां पर तो ये स्टेटस से बनती थी, अपने आप बन जाती थी, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप ऐसे अपने आप नहीं बनेगी। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कुछ बातों पर। अब एग्रीमेंट कैसे करें? रिटर्न में ही करना जरूरी है या ओरल भी हो सकता है? ओरल भी हो सकता है। द एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल। ये बात समझ में आ गई? और जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है इसी को अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे? द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की शर्तें लिखी हैं, टर्म्स लिखी हैं, जिन पर उन्होंने एग्री किया है, उन टर्म्स को अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अगली बात देखते हैं। तो हमने क्या कहा? पार्टनरशिप क्या है? मेरे साथ साथ बोला करो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना याद होगा। मैं कह रहा हूं आपको इतना अच्छे से याद होगा क्लास के अंदर, आप कहोगे सर कुछ याद करने की घर पे जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने कहा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच रिश्ता है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कैसे लोग? जिन्होंने क्या करा है? जिन्होंने कस्में खाई है। किस बात पर? हु हैव एग्रीड। किस बात पर एग्री किया? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किस बात पर एग्री किया? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। देखो जरा, तो अपन ने क्या कहा? पार्टनरशिप क्या है? रिश्ता है किन लोगों के बीच? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। जब पर्सन्स वर्ड आ गया इसका मतलब टू और मोर पर्सन्स। जिन्होंने क्या किया हो? जिन्होंने कस्में खाई है। हु हैव एग्रीड। और एग्रीड से क्या बना? एग्रीमेंट। एग्रीड से क्या बनी? कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट। किस बात के लिए कस्में खाई? टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहां पर वर्ड लॉस नहीं है, ध्यान रखना। मैंने कहा था वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, हाँ दुख में साथ देती है। यही तो है इंसान, जेब में पैसा ना हो गर्लफ्रेंड भी भाग जाती है। देखो जरा, तो हमने कहा पार्टनरशिप क्या है? रिश्ता है किन लोगों के बीच? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जिन्होंने कस्में खाई है। हु हैव एग्रीड। किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। ध्यान से, यहां पर वर्ड सिर्फ प्रॉफिट है, लॉस वर्ड नहीं है। लेकिन बच्चे से पूछते हैं तो वो लॉस वर्ड बोलता है साथ साथ, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे वर्ड सिर्फ प्रॉफिट है और लॉस वर्ड नहीं है। उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट क्यों लिखा है। तो मैंने कहा था वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती। तो अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट। ये आ गया अपने पास प्रॉफिट शेयरिंग।
प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो इसमें लिखते हैं अपन कि ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे। ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स आपस में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करें। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कौन पार्टनर होगा जिसको हम लॉस बांटने से मना कर देंगे? तो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कहा सर धरोड़ा में क्या कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट कर लेते हैं, वहां पे ना कोई टीचर नहीं है बढ़िया पढ़ाने वाला, आपकी मार्केट है, चलो बच्चे आ जाएंगे। अरे अब चलो ना, आप शांति से थोड़ा सा सुनो ना, एग्जाम्पल तुम सुनो। हाँ एग्जाम्पल है ना किसी का भी। तो अब आप समझो मैकडी के एग्जाम्पल में तुम्हें पार्टनरशिप नहीं समझ में आएगी ना, प्रॉब्लम तो ये है, तो मेरे को तो पार्टनरशिप समझा ली। तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि सर ठीक है, या ऐसा इसमें दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हो कि सर स्कूल खोल लेते हैं, एमपीएस घटिया स्कूल है, यहाँ पे सारे स्कूलों ने क्या किया हम जानते ही हैं कोरोना के टाइम पर, तो आइए चलो स्कूल खोलते हैं, पार्टनरशिप में स्कूल चलाएं। मैंने मना कर दिया, टाइम नहीं है यार, लॉस हो गया। तो आपने कहा सर टेंशन ना लो, लॉस होगा तो हमारा होगा, हम आपको प्रॉफिट ही देंगे। तो उस केस को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्या किसी पार्टनर को गारंटी दी जा सकती है कि आपको तो सिर्फ मिलेगा तो प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस आपको बियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी पार्टनर को हम प्रॉफिट ना दें, कम दें ज्यादा दें उससे प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितना पैसा लगा रखा होगा उस हिसाब से हम प्रोपोर्शनेटली उसको प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो अगर 3 पार्टनर हैं और हम कहें कि नहीं यहाँ से उसको नहीं देंगे हम प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है, या हम दोनों मिल जाए और कहें कि ये तनिष्क तो नया है, इसको पार्टनर में अब इसको प्रॉफिट नहीं देंगे, तो क्या ये हमारे तीनों के बीच क्या ये पार्टनरशिप मानी जाएगी कि पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा इट इज एसेंशियल that all the partners must share the profits of the business। ये तो जरूरी है कि सारे के सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 4 पार्टनर हैं, 3 ने आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और एक पार्टनर को प्रॉफिट दिया ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी that all the partners must share the losses of। क्या ये जरूरी है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें? नहीं। क्या किसी पार्टनर को छूट दी जा सकती है? क्या एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? यस। तो इसी पर एक क्वेश्चन 1 नंबर में आपके पास ये भी बनता है, क्या ना पार्टनर भी एग्जेम्प्टेड can a partner be exempted from sharing the losses of a firm? क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? बताओ सर, क्या छूट मिल सकती है कि उसको लॉस बियर करने की जरूरत नहीं है? बताओ क्या मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मिल सकती है। कब बताइए? यस, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब एक टर्म लिखिए इसमें, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन इन द, कहां पर लिखिए? रिटर्न एग्रीमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। व्हेन देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड दैट a particular partner or partners
may not bear the, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कुछ पार्टनर या पार्टनर लॉस बियर नहीं करेंगे तो उस केस में उस पार्टनर को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इससे पहले ही, मैं सारे साथ साथ वही कवर करा रहा हूं कि इसके बारे आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहीं से ही, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मैंडेटरी? बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं, नो इट इज ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अपन वापस डेफिनेशन पे। हमने क्या कहा, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। बोलो थोड़ा साथ साथ, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिश्ता है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे? टू। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। 50 की रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई? कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई। किसने लगाई? कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने क्या किया हो, कस्में खाई हो। हु हैव एग्रीड, एग्रीड से क्या पॉइंट बना? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है? क्या स्टेटस से बनती है? नहीं। क्या किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने से बनती है? नहीं। पार्टनरशिप किस चीज से बनती है? एग्रीमेंट से बनती है। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? क्या रिटर्न होना ही कंपलसरी है, या बैठे बैठे ओरली डिसाइड करके भी हम पार्टनरशिप बना सकते हैं? यस, बैठे बैठे ओरली डिसाइड कर कर भी हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो ये भी अपन ने बात कर ली। क्लियर है? फिर हमने कहा टू शेयर द, हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए एग्री किया? टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट, यहां पर वर्ड सिर्फ प्रॉफिट है, लॉस वर्ड नहीं है। तो हमने कहा ये तो जरूरी है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आई प्रॉफिट शेयरिंग। हमने कहा ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करें, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स आपस में लॉस को शेयर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर को हम एग्जेम्प्ट कर दें, लॉस बियर करने से हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत इसमें? फिर अगले पॉइंट आया ऑफ अ बिजनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां लिख लूं तो हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? बताइए, बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल, लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी, इलीगल बिजनेस करने के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। नीचे बैंक है, अपन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि सर ठीक है आज रात को मिलते हैं, बैंक को लूटेंगे, 50-50 कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, सब लोग बराबर का हिस्सा कर लेंगे। क्या हम इसके लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं। तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल और इलीगल, सॉरी लीगल। इलीगल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा एक पॉइंट और है, क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, हमने इसमें दो बातें करते हैं, क्या हम बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं। क्या हम स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लीगल है। ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए बिजनेस का। फिर अपन ने बात करी, क्या अपन चैरिटेबल एक्टिविटीज, अपन कोरोना का टाइम चल रहा था, है ना, मान लो कि अपन लोग डॉक्टर हैं, या मान लो डॉक्टर भी नहीं है, तो अपन लोगों ने क्या सोचा कि अपन क्या करें, फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री में मेडिकल, थोड़ा सा मास्क बांटते हैं, कुछ चीजें बांटते हैं, उसके लिए अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। क्या अपन पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं। नहीं। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में आता है, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट charitable activities. Partnership cannot be formed for carrying out charitable activities.
as it does not constitute a business। ऐसी एक्टिविटीज जो चैरिटेबल पर्पस, जो समाज सेवा करने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हम उनको बिजनेस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ऐसी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनके लिए भी हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन देगा आपको घुमाकर कि 8 डॉक्टर हैं, मिलकर फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेडिकल एडवाइस देना चाहते हैं, बताओ क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, ये बिजनेस का पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस जिन्होंने क्या किया है? एग्री किया है। हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज के प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस। और अगला पॉइंट आ गया, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा बिजनेस जिसको कौन चलाएगा? क्या तो सारे मिलकर चलाएंगे या कुछ लोग चलाएंगे सबके बिहाफ पर। वो 4 पार्टनर हैं तो 2 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, 4 भी चला सकते हैं, कोई एक भी चला सकता है। तो लास्ट पॉइंट जो है दैट इज, इसमें 2 तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। अपन इसको कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके लिए अपने पास एक पॉइंट आता है, क्या तो म्यूचुअल एजेंसी लिख सकते हैं इसको अपन, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स। एक्चुअल में ये यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीए फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, या एक पार्टनरशिप को डिसाइड करने के लिए कि एक पार्टनरशिप है या नहीं है 2 लोगों के बीच, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका क्या है? म्यूचुअल एजेंट्स। तो हमने इसमें कहा अ पार्टनर एक्ट्स as a principal for himself, as a principal for himself and as an agent for other partners। मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो उसके डिसीजन से बाकी सारे पार्टनर्स भी बाइंडिंग होंगे, बाउंड हो जाएंगे, और कोई दूसरे पार्टनर ने डिसीजन लिया तो ये पार्टनर भी बाउंड हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? लेकिन कंडीशन क्या है? नॉर्मल ऑपरेशंस में, ये सारी चीजें अपन सीए फाउंडेशन ज्यादा पढ़ते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस में मतलब बिजनेस तो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोचो आप, बिजनेस तो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अभी वो प्याज खरीदने का मान लो बात कर ले, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब वो प्याज वाले को पैसा दिया नहीं, उसने 1 ट्रक भर के और वहां से प्याज खरीद। अब बताओ क्या इसके लिए बाकी पार्टनर्स बाउंड होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, अनटिल अनलेस जब तक इन्होंने उस बात पर सामने वाले को एग्री ना किया हो, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमारा नहीं है। बट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो उसके पास ऑथोरिटी है, वो जो डिसीजन लेगा उससे बाकी पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या क्या अपन ने क्या कहा, पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले अपन ने बात कर ली कि हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम, 20 का प्रैक्टिकल। लास्ट वाली जो बुक है वो 40 मार्क्स की होगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एनपीओ है, पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है। ये हमने कहा ये चैप्टर्स आएंगे, बट मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने कहा पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। हमने कहा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस जिन्होंने क्या किया हो, हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज के प्रॉफिट्स? ऑफ अ बिजनेस, जिसको कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन दी किसने है? कौन से सेक्शन ने? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है यहां तक? और फिर अपन ने इसमें कैरेक्टरिस्टिक पहले पॉइंट से क्या बनाई? रिलेशन बिटवीन पर्सन से कैरेक्टरिस्टिक बनी एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 50 की कंडीशन किसने लगाई? कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई। फिर हमने कहा ऐसे पर्संस के बीच रिलेशन है जिन्होंने एग्री किया हो, हु हैव एग्रीड। पार्टनरशिप किस चीज से बनती है? एग्रीमेंट से। क्या पार्टनरशिप स्टेटस से बनती है? नहीं। क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नहीं।
पार्टनरशिप किस चीज से बनती है? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट क्या रिटन ही करना जरूरी है या ओरल भी हो सकता है? ओरल भी हो सकता है। क्या हम बैठे बैठे पार्टनरशिप बना सकते हैं सिर्फ डिसाइड कर कर ओरली? यस। हमने कहा हुआ है एग्रीड किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स किस चीज के? पहली बात करें टू शेयर द प्रॉफिट, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बनी दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। तो हमने क्या कहा, ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी बियर करें। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉस बियर करने से? यस। कब? जब उसके लिए प्रोविजन हो हमारे पास, किसमें? पार्टनरशिप डीड में, दैट पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर मे नॉट बियर द लॉसेस। अगली बात आई ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। क्या हम बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। क्या हम स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। क्या हम समाज सेवा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ऐसी एक्टिविटीज को हम बिजनेस ही कॉन्स्टिट्यूट। बात समझ में आ गई? और लास्ट पॉइंट, उस बिजनेस को कौन चलाएगा? क्या तो सारे मिलके चलाएंगे या तो कुछ लोग चलाएंगे सबके बिहाफ पर। क्लियर है? तो हमने कहा सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये डेफिनेशन दी थी। तो लास्ट पॉइंट आ गया प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे के एजेंट है। एक दूसरे के एजेंट होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के डिसीजन से बाउंड करते हैं, ये बाउंड होते हैं, इसलिए अपन ने इसमें कहा ये सारी चीजें। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है।